हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की जो हमारी टॉपिक है वो हम पहला चैप्टर आज क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आपको केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट की इस चैप्टर में जो कुछ हम सीखने वाले हैं वो सब केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिनको हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पिछले ईयर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हमारी टॉपिक जो आज स्टार्ट हो रही है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो क्लास 11th का एकदम फर्स्ट चैप्टर है। यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होने वाली है। बेटा अभी इस लेक्चर में मैं आपको एकदम इंट्रोडक्टरी समझाऊंगा व्हाट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कंटेंट क्या क्या आपको इस टॉपिक में पढ़ने, इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन से कंटेंट ऐसे हैं जिनको हम आगे पढ़ना है या यहां पर नहीं पढ़ना है। तो एक जनरल कहें तो हम एक चैप्टर का मैप तैयार करेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हैं, किसको कब कहां कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है। मैं बताते चलता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है। अब ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर आपको यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है इट मींस आप ऑलरेडी मैटर की बात पढ़ चुके हैं और मुझे लगता है सबको पता भी है मैटर क्या होता है, कैसे होता है। तो डिटेल्ड हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, यहां मैं सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग्स हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, A to Z सब कुछ इसमें सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैथमेटिकल क्या है बेटा? कैलकुलेशन है। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको क्या क्या समझना है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये समझेंगे। फिर हम लोग क्या समझेंगे, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक क्या नोटेशन सीखेंगे कि किसी भी डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर डेसिमल कैलकुलेशन समझेंगे, डेसिमल कैलकुलेशन समझेंगे, कैलकुलेशन क्या होता है, डेसिमल कैलकुलेशन समझेंगे। फिर हम लोग क्या सीखेंगे, डेसिमल कैलकुलेशन जब हम समझ लेंगे तो हम सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, डेसिमल कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग टेम्परेचर की यूनिट, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब की यूनिट्स, क्या टेम्परेचर होता है, क्या प्रेशर होता है, क्या वॉल्यूम होता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे। फिर टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जनरल टर्मिनोलॉजी सीख लेंगे, इनकी यूनिट क्या होती है, एक टेम्परेचर को की अलग एक यूनिट को कैसे दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर की एक यूनिट को प्रेशर की दूसरी यूनिट में कैसे कर, जैसे आपने टेम्परेचर में सुना होगा केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, तो एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आगे चल के इनकी जरूरत पड़ने वाली है। उसी तरीके से प्रेशर को ले लीजिए, तो प्रेशर हमारे पास कितने टाइप का होता है, प्रेशर में हमारे पास होता है एटीएम होता है, बार होता है, पास्कल होता है, mmHg होता है, सेंटीमीटर Hg होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रेशर की भी यूनिट्स होती है। तो प्रेशर को भी कैसे, एक प्रेशर को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे। तो वॉल्यूम को भी ऐसे ml होता है, लीटर होता है, तो कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है, ये सारी बातें सीखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक जनरल समझेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको बताऊं तो कई टाइप के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। तो इनमें अलग अलग टाइप्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गिल-शैक लॉ, है ना, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, बहुत सारे लॉ हैं। तो वो सारे लॉ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको ये लॉ पढ़ने होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर लॉ पढ़ के जब आप आगे बढ़ेंगे तो लॉ पढ़ने के बाद जब आपका लॉ कंप्लीट हो जाएगा देन स्टार्ट होगा बेटा कि एटॉमिक मास क्या होते हैं। मतलब हम समझेंगे कैसे किसी कंपोनेंट का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन मॉलिक्यूलर मास सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हम समझ जाएंगे।
फिर जब ये बेसिक आपका फंडा तैयार हो जाएगा, है ना, इसी में एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस अब ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर हम लोग सीखेंगे यहां पर अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होती है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोल कॉन्सेप्ट फिर हम सीखेंगे। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th 10th में पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बिना केमिस्ट्री नहीं चल सकती बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन मोल होते हैं, हमें सारा कैलकुलेशन मोल की टर्मिनोलॉजी में करना होता है। मोले नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर हम मोल कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग निकालेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है ये समझेंगे। मैं कुछ मेजर टॉपिक बताता चल रहा हूं। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे बेटा। कौन सा फॉर्मूला? इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। मैंने बताया ना सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको टॉपिक में दूंगा, यहां इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। सॉरी, इंपीरिकल फॉर्मूला, हाँ ठीक है। फिर देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ऐसा है कि इंपीरिकल फॉर्मूला के हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, देखो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल ले जाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए, इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए, अब हम करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है वो कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन, तो किसी भी चीज का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि आप किसी भी चीज के परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे निकाल सकते हो। हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे निकालते हैं ये आपको सिखाएंगे हम। टेंशन नहीं लेना, एकदम एकदम बिंदास रहिए बेटा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां पे जो आपने अभी तक नहीं जानते हैं सब। देखो अगर मन लगाओगे, दिलो दिमाग से लगाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसे जनरल चलोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर कुछ दिन बाद सब बेकार हो जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए इंपीरिकल फॉर्मूला में, तो फिर हम सीखेंगे बेटा स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोचियोमेट्री कोफिशिएंट यानी स्टोचियोमेट्री हम सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी रिएक्शन की स्टोचियोमेट्री क्या होती है, स्टोचियोमेट्री क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका किसी भी न्यूमेरिकल्स के लगाने में क्या रोल होता है, क्या काम होता है, ये सीखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर स्टोचियोमेट्री सीखने के बाद जब हम स्टोचियोमेट्री जान जाएंगे तो स्टोचियोमेट्री के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्टोचियोमेट्री के आगे बढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट सीखेंगे। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, ये आपको सिखाऊंगा। किसी भी रिएक्शन के में लिमिटिंग रिएजेंट का रोल क्या होता है ये आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी होगी लिमिटिंग रिएजेंट। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट के बाद बढ़ोगे तब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको, किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो फिर हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। किसी भी सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है ये आपको सीखना आएंगे, फिर ये बताएंगे कि आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर जब हम कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कर लेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन करने में बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जैसे मास परसेंटेज आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, मास वॉल्यूम परसेंट आएगा, मोलैरिटी आएगा, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, बहुत कुछ होता है। तो ये सारी टॉपिक सीखेंगे, और जब आप इतना कंटेंट पढ़ लेंगे तो बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? आपका ये चैप्टर कैसे कंप्लीट हो जाएगा? जब आप इतनी टर्मिनोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करके आगे बढ़ते चलेंगे। हाँ कि ये पूरा चैप्टर प्रीवियस क्लासेस पे बेस्ड है, थोड़ा सा यहां पर आगे आएंगे तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट के बाद फिर ये सब आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, तो कोई नहीं, उतना तो फिर नेक्स्ट पढ़ना ही होगा। तो इस चीज को हम लोग यहां सीखेंगे। तो फिलहाल मैं यहां पर आपको मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, इंपीरिकल फॉर्मूला, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन, लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये इतनी टॉपिक्स आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। जी बेटा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की टॉपिक की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है हम लोग ये समझने जा रहे हैं।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की, मैंने बोला ना फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन की एक नींव रखने जा रहे हैं, एक ईंट रखने जा रहे हैं जहां से सारी कहानी स्टार्ट होने वाली है। तो चलो वी कैन डू इट। मोल कॉन्सेप्ट, आइए अब हम समझाते हैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, एकदम बिंदास समझिएगा। आप कोई भी सामान लेने जाते हो मार्केट में, तो सुनिएगा ध्यान से, आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उस सामान को खरीदने के लिए कोई ना कोई यूनिट्स होती है, नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, केजी चाहिए, लीटर चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, कुछ ना कुछ यूनिट्स लगाते हो यार। डिस्टेंस है किलोमीटर में है, स्पीड है, तो हर चीज की किलोमीटर पर, हर एक चीज की कोई ना कोई लास्ट में क्या होती है, यूनिट्स होती है, जिसके बिहाफ पे पता करते हैं। मैं बोलूं 1, बेटा 1 केजी अलग बात हो गई, 1 लीटर अलग बात हो गई, 1 ग्राम अलग बात हो गई, 1 मिलीलीटर अलग बात हो गई। यूनिट बदल देने से पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है। यूनिट पे फोकस करना है। उसी तरीके से केमिकल सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन में यूज करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट होती है मोल। सो मोल इज द बेसिक यूनिट दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम उसके एटम्स के कैलकुलेशन जब करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन की जो यूनिट होती है उस यूनिट को मोल कहते हैं। जनरल टर्मिनोलॉजी में मोल का मतलब कलेक्शन होता है। कलेक्शन, कलेक्शन जानते हो, ढेर। किसी भी चीज का जब ढेर लगा देते हैं, अंबार लग गया, कहते हैं ना बहुत ज्यादा, अरे भाई वहां पर वो सामान का ढेर लगा हुआ है, अभी अभी आंधी आ जाए, आंधी आ जाए, आंधी आएगा तो क्या होगा, अभी राइट नाउ में अगर आंधी आ जाए तो पेड़ों पे जो आम लगे हैं वो आम क्या होंगे, गिरेंगे। तो आम गिरेंगे तो इतने ज्यादा आंधी में इतने ज्यादा आम गिरेंगे कि आमों का क्या लग जाएगा, ढेर लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड मोल। तो चूंकि होता क्या है कि जो हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनकी साइज इतनी छोटी होती है कि अगर उनको मतलब थोड़ा सा भी लोगे ना, जो नहीं भी दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है उसमें भी बेटा इतने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। मैं आपको क्या बताऊं, एटम मैंने वर्ड यूज किया। एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं। तो मोल जो है, एक मोल भी अगर कोई भी सब्सटेंस होंगे तो उसमें करोड़ों की संख्या में बेटा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मोल्स होंगे, करोड़ों लाखों, मैं बोलूं बहुत ज्यादा होते हैं। सीधी बात समझो, बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इतने ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको जनरल टर्मिनोलॉजी में मोल का जनरल टर्मिनोलॉजी में लैटिन वर्ड में मोल को ढेर कहते हैं। ढेर, ढेर समझ गए ना, कलेक्शन। तो ये कलेक्शन होता है, वहां से उठाया गया। तो मोल कॉन्सेप्ट यानी हमें अब यहां पर ढेर से मतलब नहीं है, हमें इसकी यूनिट से मतलब है। अब किसी भी चीज का मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल का कैलकुलेशन करना है। देखो मोल निकालने के लिए आपको क्या होता है, सीधा कहा गया, कुछ पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं। किसी भी चीज का अगर 1 मोल की बात कर रहा हूं, 1 मोल की बात कर रहा हूं बेटा, कोई भी कंपोनेंट अगर 1 मोल होता है तो उस 1 मोल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। फिर से बोल रहा हूं, किसके इक्वल होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। कोई भी कंपोनेंट अगर 1 मोल है तो याद रखना उस 1 मोल कंपोनेंट का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। उस 1 मोल सब्सटेंस का जो कुछ भी मास आएगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल में आएगा। सिमिलरली अगर 1 मोल कोई भी चीज है तो उसका मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, एटॉमिक मास के इक्वल आएगा बेटा। ठीक, 1 मोल इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास। अरे भाई एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल डजंट थिंक, 1 मोल मतलब एटम है, एटम है उसका एटॉमिक मास बराबर 1 मोल, मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 1 मोल। उसी तरीके से अगर कोई भी वॉल्यूम है या मैं नंबर ऑफ एटम की बात करूं तो नंबर ऑफ 1 मोल कोई भी चीज होगा तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल होते हैं बेटा। क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी कंपोनेंट अगर 1 मोल है तो याद रखिएगा, 1 मोल अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें जो पार्टिकल होंगे वो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर 1 मोल कोई भी चीज है तो एट एसटीपी, ये सब अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एट एसटीपी पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22400 ml।
किसी भी चीज के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22400 होगा, और यही बराबर आप ऐसे समझ लीजिए, यही बराबर 22.4 लीटर के होगा। कितने का होगा बेटा? 22.4 लीटर के भी इक्वल होगा। ये सीधा समझ लेना है, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब ये भी समझ लो, ये भी समझ लो, यही जो होगा ये मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल होगा। मॉलिक्यूलर मास यानी अगर कोई भी कंपोनेंट है और उसका एसटीपी पे वॉल्यूम कितना है बेटा? 22.4 लीटर, तो वो 22.4 लीटर में जो उसका मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। उसी तरीके से इतने एटम में जो मास होगा वो भी, ये जो इतने पार्टिकल हैं इनका जो मास होगा वो भी किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। सिमिलरली एटॉमिक मास, कोई भी चीज यानी 1 मोल, तो ये सब बराबर है, यानी 1 मोल अगर बोल दिया गया तो मैं अब इसको जनरलाइज करके लिख रहा हूं। यहां ध्यान से देखेंगे 1 मोल अगर मैंने बोला तो 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी अगर वो एटम है तो उसका मास एटॉमिक मास के बराबर होगा, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल कुछ भी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर कोई कहता है बेटा कि 1 मोल कोई सब्सटेंस है, 1 मोल कोई सब्सटेंस है, तो 1 मोल जो होगा अगर वो एटम है तो उस एटम का जो मास होगा, 1 मोल एटम का जो मास होगा वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर 1 मोल कोई चीज है तो उसका मास उसके अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अगर 1 मोल कोई चीज है तो उसमें कोई पूछा कितने नंबर ऑफ एटम होंगे तो आप बिंदास होकर बताइए 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे। अगर कोई पूछा 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर, इस एसटीपी बोला स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, एसटीपी पर 1 मोल कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना होगा तो बोलोगे 22.4 लीटर या 22400 ml। ये एकदम फंडा दिमाग में बैठ जाना चाहिए सबके, एकदम लॉजिक सी है, बहुत आसान है, एकदम सबको समझ में आना चाहिए। उम्मीद भी कर रहा हूं कि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है बेटा, अब हम समझेंगे। पहले तो हमने ये बेसिक समझा दिया भैया मोल ये होता है। अब आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा अरे सब तो बताए, ये तो बताइए नहीं किए कि मोल निकालते कैसे हैं। चल भैया मान लिए 1 मोल है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा, मान लिए 1 मोल है तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, मान लिए अगर 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम 6.022 into 10 power 23 है, मान लिया कि 1 मोल एटम का वॉल्यूम जो है, 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर है। लेकिन भैया ये बताइए वॉल्यूम मोल निकालेंगे कैसे? हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? हाउ, कैसे? कोई तो तरीका होगा। एग्जैक्टली मेरे पास उसका भी तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगा मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, चलिए हम आपको मोल की बुक की डेफिनेशन नहीं बताने जा रहे बेटा। कभी जिंदगी में याद रखो, कोनो आपसे ये नहीं कहेगा बेटा कि मोल की डेफिनेशन लिख दे, व्हाट इज मोल। अरे मोल अगर कोई पूछा व्हाट इज मोल तो बोल देना यार मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस के कैलकुलेशन की यूनिट्स होती है, बात खत्म। आपको कभी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। बुकों में जाओगे लिखा होगा कि 1 मोल सब्सटेंस किसी भी कंपोनेंट के 1/12 मास का, सब हमें मतलब नहीं है यार, सीधे समझो। हमें क्या करना है, अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का मोल निकालना है तो मोल का सीधा सा फंडा होता है कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड का मोल चाहिए तो बेटा आप मोल इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन सॉरी मोल इक्वल टू मास, यानी गिवन मास कह सकते हो आप, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
किसी भी कंपोनेंट का जितना मास, कोनो बंदा पूछा ए भैया हाई ले तनी 10 ग्राम है, हाई तनी 10 ग्राम है, तनी बता दे तो कै मोल होंगे। अब तुम सोचने लगे यार 10 ग्राम है, कैसे मोल निकालेंगे, कैसे मोल। कुछ ना करना यार, 10 मोल ऊपर रखो, गिवन मास मोल ऊपर रखो, मॉलिक्यूलर मास तुमको पता है यार, एटम बता के सारे साइंटिस्ट दिमाग खपा खपा के गए हैं, एटॉमिक मास बता के गए। एनसीईआरटी बुक के पीछे हर एटम का एटॉमिक मास लिखा हुआ है, वो लर्न करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल से निकाली गई चीजें हैं। तो एटम के मास को सम करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और जो मास दिया है उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है यार, कॉमन सेंस है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते उसका मोल आ जाएगा, कितने मोल हैं, समझे। अभी मैं इसको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, अभी बेसिक समझो। फिर क्या होता है, अगर कोई एटम है तो यही आप कह सकते हो गिवन मास, क्या बोल सकते हो, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन व्हाट, एटॉमिक मास। बेटा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास बोल दोगे तब वो मोले निकल के आएगा। अंतर क्या आएगा, जब एटॉमिक मास रखोगे तो एटम के नंबर ऑफ मोल आएंगे, जब मॉलिक्यूलर मास रखोगे तो मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल आएंगे, बस इतनी सी लॉजिक है। एटम रखोगे तो एटम का आएगा, मॉलिक्यूल रखोगे तो मॉलिक्यूल का आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यही कर दे दूसरे तरीके में, तो मोल इज इक्वल टू होता है, मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये अब जानते हो ये क्या है, ये क्या है, ये बेटा ये है, इसे हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसे इंडिकेट करते हैं Na से, एवोगैड्रो नंबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम को हमने n से किया और एवोगैड्रो नंबर को Na से किया, तो मोल, और मोल को जानते हो किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल n से। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये सब कुछ रटना नहीं है, ये बेसिक फैक्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसलिए डायरेक्टली अभी टॉपिक पे आ रहा हूं, अभी इनको मैं समझाता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा हट के है। आपको पहले मेन पॉइंट बता दूंगा ये है, फिर हम लोग बैक फ्लैश में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये आया। तो पहले देखो, किसी भी चीज को कैलकुलेशन न्यूमेरिकल लगाते हो, कोई भी चीज लगती हो तो आइडिया होता है ना क्या करना है। सुनसान रास्ते पे अंधेरी रातों में चलते जा रहे हैं, वो गाना थोड़ी ना, अंधेरी रातों में। हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना ये पता होना चाहिए, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। ये कैसे आएगा भाई, जब तक डेस्टिनेशन पॉइंट कंफर्म नहीं होगा, पहुंचना कहां है यार, तब तक कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानना होगा कि आपको जाना कहां पे है, तो मोल कॉन्सेप्ट वही समझाता है। ठीक है, तो मोल से गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या ये नंबर ऑफ एटम। अच्छा हाँ, अब एक बात समझो, अगर मान लो गिवन मास को हम लोग जो है वो हम लोग W से इंडिकेट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग M से इंडिकेट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W अपॉन M इज इक्वल टू N। यानी किसी W क्या है, स्मॉल w क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल है। मास, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेट करने का तरीका है। अब अगर मैं दोनों को कंपाइल करूं, N सेम कंपाउंड के लिए, सेम नंबर ऑफ मोल के लिए, तो याद रखना N अपॉन Na इज इक्वल टू W अपॉन M। अरे मिलाओ ना भैया, अगर n बराबर स्मॉल n बराबर n अपॉन Na होता है, तो मैं यहाँ n जहां था ही की जगह ये n अपॉन Na रख दिया, तो बन गया ना W अपॉन M इक्वल टू n अपॉन Na। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको समझ में कर लेने हैं। अब हम इसको समझने की एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एक टेक्निक के थ्रू सीखेंगे कि कैसे ये सब होता है। तो अब मैं आपको वो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। चलिए आइए, अब ये बेसिक हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बताते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, हम कुछ उनकी बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ चीजों को समझने का। चलिए, आपको दुकान पर जा करके बनानास खरीदने हैं, हा? केला खाने का मूड कर रहा था, खरीदना था। अब आप गए, बाहर निकले, मार्केट में गए और जो केला बेच रहा था उस केले के दुकान पे गए और बोले भैया भैया भैया, क्या बोला, क्या कहा आपने, कहा हमको एक काम करिए, आप हमको 3-4 किलो ना केला दे दीजिए, 3 किलो केला दे दीजिए।
कहेगा दूसरे के गोला से आए हो क्या, किसी दूसरे गोले से आए हो? केला कभी किलो में मिलता है? कहोगे नहीं किलो में नहीं मिलता है। कहा नहीं यार किलो में कहां मिलता है केला। तो कहे तब कैसे मिलता है? कहा दर्जन में मिलता है, दर्जन, डजन। केले की जो यूनिट लगी हुई है वो डजन लगी हुई है। अब आप केला जब लेने जाते हो तो उसने कहा 1 डजन चाहिए, 2 बंदे को 1-1 डजन दिया केला। बेटा दोनों का वेट करोगे तो जरूरी नहीं है दोनों डजन का वेट सेम आए। आप 2 दोस्त गए, दोनों ने 1 डजन केला आपने लिया, 1 डजन उसने लिया, दोनों का वेट करोगे सेम नहीं आएगा। हो सकता है किसी में केला थोड़ा बड़ा हो, किसी का छोटा हो। उसने काउंट करके दिया, उसी में छोटा बड़ा सब मिक्स हो गया, वेट करके नहीं दिया है। तो डजन वर्ड यूज किया गया, यानी वहां पे काउंटिंग की गई। दुकानदार वाले को दुकान को यह पता था कि कोई भी कंपोनेंट अगर 1 डजन होगा, ध्यान सुनिएगा, कोई भी कंपोनेंट अगर 1 डजन होगा तो उसमें 12 पीसेज होंगे। अगर कोई भी दर्जन कोई भी सब्सटेंस 1 डजन होगा तो उसमें जो क्वांटिटी होगी वो 12 पीसेज होगी। 1 डजन में 12 पीसेज होंगे। ये बात तो उसको पता थी। किसको? दुकानदार को। ये कॉन्सेप्ट क्या दुकानदार अपने घर से लाया था? अगर सारी दुनिया ये मान ले नहीं भैया अब हम एक काम करते हैं 1 डजन में 12 नहीं 18 पीसेज होंगे, दैट्स इट, ओके नो प्रॉब्लम। अब 1 डजन में 18 पीसेज होंगे। अब जब दुकानदार के पास जाओगे भैया 1 डजन दे दीजिए, तो आपको 18 केले देगा। यह फिक्स हो जाए कि 1 डजन में केवल क्या 1 डजन में 6 होंगे तो 6 देगा। भाई हमने एक चीज फिक्स कर दी ना, 1 डजन मतलब इतना। हमने अपनी कैलकुलेशन, अपनी सुविधा, अपने समझने के लिए ऐसा बनाया है। तो यह फिलहाल रूल बन गया कि कोई भी कंपोनेंट अगर 1 डजन लोगे तो उसमें 12 पीसेज होंगे। ये सबको अब मानना है, ये बन गया, इसी को लॉक कर दिया जाए। अब ये लॉक हो गया। उसी तरीके से अगर 1 डजन में 12 पीसेज होते हैं, अगर मैं बोलूं एक पेयर कोई भी चीज 1 पेयर है, 1 पेयर में कितना होता है? कहोगे अरे कितना आसान कॉन्सेप्ट, 1 पेयर मतलब 2। अरे मैं कहूं 1 जोड़ी जूता लाया हूं, या तो 2 जूता लाया होऊंगा ना। 1 जोड़ी चप्पल लाया हो तो 2 चप्पल लाया होऊंगा। जोड़ी बोलने का मतलब, पेयर बोलने का मतलब ही हो गया कि उसके अंदर 2 है। मैंने बोला मैंने 1 पेयर मार्कर लाया है तो 2 मार्कर लिया ना। अब मैं 1 पेयर बोलूंगा तो 3 मार्कर नहीं आ सकता उसके अंदर, जब भी आएगा 2 ही आएगा। तो पेयर वर्ड यूज किया तो मतलब हो गया कि उसके अंदर 2 चीज हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई भी चीज 1 डजन होती है तो बेटा उसमें 12 पीसेस होते हैं। उसी तरीके से एवोगैड्रो ने कहा कि कोई भी कंपोनेंट अगर 1 मोल होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी कंपोनेंट 1 मोल होगा तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल होंगे। कितने पार्टिकल होंगे? 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल होंगे। जिस तरीके से बच्चे को याद है कि 1 डजन में 12 पीसेज होते हैं, वैसे ही हर केमिस्ट्री पढ़ने वाले को याद होना चाहिए कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल होते हैं। नो आर्ग्यूमेंट, नो एक्सक्यूज, सबको याद होना चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको यह याद रखना होगा कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल होते हैं। अब समझो, इन्हीं को एवोगैड्रो ने, भाई देखो कोई भी काम करता है अपने नाम के लिए करता है। हर एक कंपनी, किसी भी कंपनी का कुछ भी ऐप यूज करो तो अपना छोटा सा लोगो जरूर लगा देगा। उसको अपना एडवर्टाइजमेंट चाहिए ना, तो इनको भी तो अपना एडवर्टाइजमेंट चाहिए था। एवोगैड्रो बता के चले गए, तुम एवोगैड्रो भुला जाते। हम आज एवोगैड्रो चिल्ला रहे हैं। अगर एवोगैड्रो ने अपना कुछ करामात ना किया होता तो हम उनको भूल जाते। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है, पता नहीं किसने दिया था, उसने अपना नाम और नहीं लगाया, हमको नहीं याद है कौन दिया था। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या हुआ कि एवोगैड्रो ने कहा भैया इसको जानते हैं, इसको Na से इंडिकेट करते हैं। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम और A का मतलब एवोगैड्रो। कंबाइंड में बोला गया एवोगैड्रो नंबर। उन्होंने कहा ई मैं हूं, ये मेरा नंबर है, याद कर लो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा मोबाइल नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23। जब भी कॉल करोगे मैं बोलूंगा हेलो। 1 मोल 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एटम या एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात इतनी? देखो, अगर इतने में एक एवोगैड्रो होता है, यानी 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं।
अब कौनो सोचो तुम सोचे, तुम घर से निकले, घर वाले कहे बेटा जाओ आधा दर्जन केला लेके आओ। घर वालों ने बोला तुमसे बेटा जाओ और आधा दर्जन केला लेके आओ। अब बेटा तो निकल दिए पैसा लेके, गए मार्केट पे ठेले वाले के यहाँ, पूछे भैया केला कैसे दे रहे हो? पूछबे करोगे, जाहिर सी बात है पूछोगे। जैसे पूछे उसने कहा बेटा ऐसा है कि 60 रुपए दर्जन दे रहे हैं, 60 रुपए दर्जन, 60 रुपीज डजन दे रहे हैं, 1 डजन 60 रुपीज का है। अब तुम सोच रहे थे यार मुझे तो घर वाले बोले थे आधा दर्जन लाना है, ये तो मुझे 1 डजन का कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो तुमने दुकानदार से कहा भैया हमको क्या है कि सिर्फ हमको हाफ डजन चाहिए, आधा दर्जन केला चाहिए, 1 दर्जन नहीं चाहिए। तो दुकानदार ने तुमको 6 केले दिए और तुमसे पैसा ले लिया। तुमने पूछा कितना पैसा हुआ, तो उसने कह दिया भैया 30 रुपया हो गया। अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसी कैलकुलेशन को हम यहां पे समझते हैं। यानी अगर बेटा 1 डजन में, ध्यान सुनिएगा, 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, ध्यान सुनिएगा, यानी 12 पीसेस होते हैं, 12 पीसेस इन 1 डजन होते हैं। 1 डजन में कितने पीस होते हैं? 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं। देन आपको कितना चाहिए? आपको कितना चाहिए? हाफ डजन ना, मैं यहीं पे निकाल सकता था, इसको ऐसे कर लो। तुमने कहा था हाफ डजन चाहिए, तो हाफ डजन चाहिए तो बेटा यानी 1/2 डजन अगर आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा? 12 पीसेस अपॉन 1 डजन इंटू 1/2 डजन। अब बताओ डजन से डजन कैंसिल हो जाएगा, डजन से डजन कैंसिल हो गया, यानी और इसको 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 पीसेस आएगा। कंफर्म हो गया कि अगर मुझे 1 डजन नहीं आधा दर्जन चाहिए तो मुझे सिर्फ 6 केले ही मिलेंगे, 6 पीसेस ही मिलेंगे। निकाल लिया। समझ गए मेरी बात की नहीं? मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करो। आपको केले का कॉन्सेप्ट, अगर केला खरीदने आ गया तो समझ लेना मोल कॉन्सेप्ट आ गया। केला खरीदने आ गया तो मोल कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये तुम्हारी मर्जी है तुम केला खरीद पाओगे कि नहीं। 1 डजन केले को में 12 पीसेस होते हैं, तुमको लोगों ने याद करा दिया, बचपन से सिखा दिया बेटा 1 डजन में 12 पीस होते हैं, रट लो, बैठा लो। कबो किसी से पूछने के लॉजिक बताइए कि 1 डजन में कैसे 12 पीस होते हैं, समझाइए हमको। नहीं, मैं तो कह रहा हूं 13 होते हैं। कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, कोई नहीं समझा सकता बेटा 1 डजन में कैसे 12 होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न कर लेना है कि कोई भी कंपोनेंट अगर 1 डजन है तो उसमें 12 पीसेस होंगे। उसी तरीके से ये भी समझ लेना था, आपको बता दिया था कि ऑलरेडी अवोगैड्रो समझा के जा चुके हैं कि कोई भी कंपोनेंट अगर 1 मोल होगा तो उसमें 6.0 पार्टिकल होंगे। ई साहब भी बता के चिल्ला के मर गए। पता नहीं सबको समझ में आया कि नहीं आया कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। अब हम मोल की खरीदारी करने चल रहे हैं। अभी तक बहुत केला वाला खरीद लिए। चलिए अगर मैं कहूं बेटा कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। अब पार्टिकल मतलब पीसे मान लेना, गिनती तुमको सब इतना पीस होते हैं, बस 12 की जगह ये, पीस के जगह पार्टिकल, मोल के जगह डजन के जगह मोल, वही है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे सिर्फ हाफ मोल में पता करना है, हाफ मोल में कितने होंगे, तो तुम क्या करोगे? कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल अपॉन 1 मोल इंटू 1/2 मोल। अब फिर से अगर कैंसिल करोगे तो मोल से मोल जय सिया राम, क्या बन जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल पाए जाएंगे। ये फिर से समझ में आ गया आपको? यानी अगर कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, अब कोई ने पूछ लिया बेटा यानी कुल करना क्या है यार? करना क्या है? अगर कभी आपसे मोल पूछा जाए, जैसे कोई कहता है ना दर्जन, क्या दर्जन चाहिए यार? डजन को नंबर ऑफ जो 12 है, नंबर ऑफ डजन इंटू 12, सीधा समझो, नंबर ऑफ डजन इंटू 12 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे कहा कि डजन है तो डजन में आप क्या करते हो? बताओ ना, डजन में क्या करते हो? अरे यार कहते हो यार 12 इंटू डजन कर दो
12 इंटू डजन कर दो तो नंबर ऑफ पीस आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीसेज आ जाएंगे। यानी अगर आपसे कोई कहे हमको 5 दर्जन में पता करने हैं कितने केले होंगे, कुछ नहीं यार, डजन की जगह 5 रखो, 12 से मल्टीप्लाई, 12 25 60 60 केले हो जाएंगे। किसी ने पूछा 10 दर्जन में पता करने, कुछ नहीं 10 गुणे 12। किसी ने बोला 20 दर्जन में, 20 गुणे 12। 50 दर्जन में, 50 गुणे 12। समझ गए मेरी बात ना? 20 इंटू 50, जितने डजन है उसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरीके से कोनो अगर आपसे पूछ ले कि बेटा बताओ 3 मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 3 मोल में नंबर ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तो तुमको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं, इंटू क्या कर देना 3। 4 में पूछा इंटू 4, 5 में पूछा इंटू 5। अरे यार जितने मोल में नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है उन मोल को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको कहानी खत्म। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अगर इसी को कहानी को घुमा दे, नंबर ऑफ एटम देके डजन पूछ ले, तुमसे कहा हेलो 60 केले हैं, बताओ क्या डजन हुआ, चलो बताओ 60 केले हैं, 60 बनानास आपके पास हैं और आपको बताना कितने। तुम कहोगे कुछ नहीं करना है, जैसे उसने पूछा कि नंबर ऑफ एटम, एकदम कहानी घुमा दो यार। तुमसे कहा कि 60 केलों में कितने डजन होंगे, तुम कहो चिंता मत करो, हम केमिस्ट्री पढ़ के आए, आज तो हम पक्का बताएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुमने कहा तो तुम क्या करोगे, अच्छा बस दिमाग लगाओ ना यार। उसने पूछा कि 60 केले में कितने दर्जन होंगे, तुमने किया क्या किया, मान लो एक जनरल खरीदार बन के क्या करोगे, अरे 60 डिवाइड बाई 12 ने करोगे, 60 डिवाइड बाई 12 करोगे। तो मैंने भी क्या किया, उसने कितना बोला था, क्या बोला था, बोलो 60 बनानास, यानी मैं यहां पर लिखूंगा कि नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल जो भी कह लो, और बताओ 12 से डिवाइड किया तो यहां 12 के बजाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से कर दो। अब इसको हम लोग बार बार बोल रहा हूं Na से कहते हैं और इसको हम लोग N से कहते हैं, और ये निकल रहा है नंबर ऑफ मोल। तो बेटा फिर से बताओ N इज इक्वल टू N अपॉन Na वाला फार्मूला बन गया कि नहीं, एक फार्मूला आपका डिराइव करवा दिया कि नहीं, N बराबर N अपॉन स्मॉल n इक्वल टू N अपॉन Na। एकदम केला खरीदना है यार, बोल रहा पहले में बोल दिया था केला खरीदने आ गया तो आ गया। 12 डजन में पूछे कितना डजन हुआ तो कितना केला है उसको 12 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ मोल बताने के लिए कहे तो जितना नंबर ऑफ एटम दिया हो उसको 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड कर दो। पूछे कि भैया बताओ कितना नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो तुमको 6.022 इंटू 10⁻23 को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। n इंटू n आ जाएगा और n अपॉन n करने से स्मॉल n आ जाएगा। दोनों निकालना सीख गए होगे, कैसे निकलते हैं कैसे आता है समझ गए होगे। अब इसी तरीके से मास का सेंस ले लो। जैसे मैं कहूं ये क्या है, मार्कर है, इस मार्कर का मास फिक्स होगा कि इतना ग्राम ही मार्कर है। अब जब इतना ग्राम मार्कर है तो मतलब जो एक मार्कर का जो मास है तो उसको हम लोग मान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या मान लें, मॉलिक्यूलर मास। एक मार्कर का मास या एटॉमिक मास मान लो, एक मोल या एक एटम या जो भी कह लो उसका मास इतना हो गया, और जितना मास दिया हो यानी गिवन मास। मैं सपोज कर लो ये कोई कह रहा बेटा ये मार्कर 10 ग्राम का है, हाइपोथेटिकली मुझे एक मार्कर का गट्ठर दिया गया और मैंने उसका वेट किया तो पता चला बेटा वो 50 ग्राम आ रहा था। किसी ने पूछा बताओ कितने मार्कर हुए, तो मैंने क्या किया 50 ग्राम को 10 ग्राम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक मार्कर का मास 10 ग्राम है, टोटल जो वेट आया मेरे पास 50 ग्राम है, तो मैंने क्या किया 50 डिवाइड बाई 10, तो वही एक मोल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एक मोल का जो मास होता है वो बराबर किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के, ऑलरेडी समझा चुका हूं। और कितना मास दिया था ये कर दोगे तो फिर से आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n मिल जाएंगे। अब अगर मैं कहूं इसको मैं W से इंडिकेट कर रहा हूं और इसको मैं M से, तो फिर से वही फार्मूला बन गया ना W अपॉन M। इस तरीके से मोल के बेसिक जनरल क्राइटेरिया हम लोग सीख गए हैं। अब इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बिल्कुल कंसल्ट करेगा, ठीक है। थैंक यू।